कहानी की शुरुआत होती है एक सुअर सप्लायर से जो अपना ट्रक लेकर एक क्वारंटीन जोन में एंट्री कर रहा होता है। वॉलंटियर्स जल्दी से उसके ट्रक को घेर लेते हैं और डिसइंफेक्टेंट स्प्रे करना शुरू कर देते हैं। सप्लायर जब हालात के बारे में पूछता है तो एक वॉलंटियर नॉर्मली बताता है कि बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में फिर से कुछ लीक हुआ है, लेकिन वे दावा करते हैं कि ये कोई ज्यादा सीरियस बात नहीं है। ड्राइवर चिढ़ जाता है क्योंकि हर बार ऐसा लीक होने पर उसका माल खराब हो जाता है। चेक पॉइंट से निकलते वक्त ड्राइवर के फोन पर कॉल आता है। फोन उठाते समय वह किसी सख्त चीज से टकरा जाता है। वह तुरंत गाड़ी से उतरकर देखता है कि उसने गलती से एक हिरण को मार दिया है। अपने ट्रक का बम्पर ठीक है या नहीं ये कंफर्म करके वह जल्दी से वहां से भाग जाता है। ड्राइवर के जाने के कुछ देर बाद ही वह हिरण हिलने लगता है और हैरान कर देने वाले तरीके से जिंदा हो जाता है, लेकिन उसकी आंखें बहुत ही अजीब और डरावनी थीं। इसके बाद सीन बदलता है। फंड मैनेजर साकू को अपने क्लाइंट के साथ शेयर मार्केट पर बात करते हुए दिखाया जाता है। न्यूज साइट स्क्रॉल करते समय उसे एक जलाशय में रहस्यमयी तरीके से मछलियों की मौत की खबर दिखती है। साकू तुरंत अपने असिस्टेंट किम को फोन करता है। वह किम को एक केमिकल कंपनी के सारे शेयर बेच देने का ऑर्डर देता है। किम चिंता जताती है कि इससे मार्केट में बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, लेकिन साकू बिना कोई सवाल सुने उसे ऑर्डर मानने के लिए सख्ती से कह देता है। अपार्टमेंट की पार्किंग लॉट में साकू और उसकी एक्स वाइफ के बीच उनकी बेटी सुयेन की कस्टडी को लेकर बहस हो जाती है। पत्नी का कहना होता है कि काम के दबाव की वजह से साकू बेटी का ठीक से ख्याल नहीं रख पा रहा और वह सुयेन को उसके जन्मदिन पर अपने साथ ले जाना चाहती है। काम के कारण साकू कंफ्यूज हो जाता है। इसके बाद साकू अपने घर लौटता है जहां वह अपनी माँ और बेटी के साथ रहता है। साकू बेटी के कमरे में जाता है और देखता है कि सुयेन छुपकर अपनी माँ से बात कर रही है। वह अपनी माँ के साथ ही जन्मदिन मनाना चाहती है। जैसे ही साकू लाइट जलाता है वह फोन रख देती है। साकू प्यार से समझाता है कि कल वह बिजी रहेगा, लेकिन अगले हफ्ते उसे बुसान घुमाने ले जाएगा। मगर सुयेन उदास ही रहती है। उसका मन ठीक करने के लिए साकू उसे एक गिफ्ट देता है, लेकिन बाद में उसे याद आता है कि बिल्कुल वही गिफ्ट उसने पिछले साल भी दिया था। सुयेन कहती है कि उसके लिए सबसे बड़ा तोहफा यही होगा कि कल वह अपनी माँ के पास जा सके। जब साकू कपड़े बदल रहा होता है, उसकी माँ उससे कहती है कि सुयेन की खुशी के लिए उसे अपनी पत्नी से सब कुछ ठीक कर लेना चाहिए। माँ उसे एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाती है और याद दिलाती है कि स्कूल फंक्शन में न जाकर उसने सुयेन का दिल तोड़ दिया था। साकू वीडियो देखता है और नोटिस करता है कि स्टेज पर सुयेन बहुत उदास थी, यहाँ तक कि वह अपनी कविता की लाइनें भी भूल गई थी। बेटी का दर्द समझकर साकू फैसला करता है और बहुत सुबह सुयेन को लेकर बुसान के लिए निकल पड़ता है। गाड़ी चलाते वक्त साकू उसे जिंदगी की सीख दे रहा होता है कि चाहे किसी काम में कितनी भी रुकावटें आएं, उसे मन लगाकर करना चाहिए। बातों बातों में वे बाल बाल एक ट्रक से टकराने से बच जाते हैं। जब वे रुकते हैं तो देखते हैं कि दमकल की कई गाड़ियां तेजी से निकल रही हैं और दूर एक बिल्डिंग में जोरदार आग लगी हुई है। कुछ देर बाद साकू और सुयेन स्टेशन पहुंचते हैं और ट्रेन में चढ़ते हैं। यात्रियों को अपनी सीट लेने की घोषणा होती है। ड्राइवर अपने केबिन की तरफ जाता है और अटेंडेंट्स चेक करते हैं कि सारी तैयारी ठीक है या नहीं। ट्रेन के अंदर एक बेसबॉल टीम का कैप्टन अपनी टीम को मोटिवेट कर रहा होता है और उनकी चीयर लीडर भी वहां आ जाती है। सब बड़े जोश के साथ उसके पास जाकर बैठते हैं। चीयर लीडर लड़की अपने क्रश यंग गुक के पास जाकर बैठती है। साकू अपने असिस्टेंट किम को फोन पर बताता है कि वह दोपहर से पहले लौट आएगा। ट्रेन के दूसरे डिब्बे में बूढ़ी बहन इन गिल अपने हाथ का अंडा छोटी बहन जंग गिल को खाने के लिए देती है। इसी बीच स्टेशन का एक कर्मचारी देखता है कि एक उग्र भीड़ एक डरे हुए आदमी को घेर कर खड़ी है। उसी पल भयानक दर्द से तड़पती हुई एक लड़की सबकी नजरों से बचकर ट्रेन के अंदर घुस जाती है। उसके शरीर पर अजीब अजीब जख्म और काटने के निशान थे। ट्रेन के चलते ही सुयेन खिड़की से देखती है कि एक आदमी स्टेशन के एक कर्मचारी पर हमला कर रहा है। ट्रेन के अंदर यंग नाम का एक यात्री अटेंडेंट से शिकायत करता है कि एक अजीब सा भिखारी बहुत देर से बाथरूम में बैठा है। उत्सुक होकर सुयेन देखने जाती है कि वहाँ क्या हो रहा है। वह भिखारी बहुत अजीब लग रहा था और उसके पास कोई टिकट भी नहीं था। जब अटेंडेंट उसे बाहर आने को कहती है तो वह बड़बड़ाने लगता है कि सब मरने वाले हैं। उसकी बातों को नजरअंदाज करते हुए यंग सलाह देता है कि उसे अगले स्टेशन पर उतार दिया जाए, लेकिन सुयेन दया दिखाने की गुजारिश करती है। इधर वह घायल लड़की ट्रेन के डिब्बे में दर्द से तड़पते हुए गिर पड़ती है। जब सुयेन दूसरे बाथरूम की तरफ जाती है तो उसकी मुलाकात सांघवा से होती है। सांघवा विनम्रता से उसे दूसरा बाथरूम इस्तेमाल करने को कहता है क्योंकि अंदर उसकी प्रेग्नेंट पत्नी सोंगयंग है और उसे थोड़ा समय लगेगा। एक महिला अटेंडेंट उस घायल लड़की को दौरे पड़ते देख मेडिकल स्टाफ को खबर देती है, लेकिन अचानक लड़की बिल्कुल शांत पड़ जाती है। साकू की नींद खुलती है तो उसे अपने असिस्टेंट किम का कॉल आता है और वह देखता है कि सुयेन अपनी सीट पर नहीं है। किम उसे बताता है कि पूरे देश में एक अजीब सा दंगा फैल चुका है और हर तरफ अफरा तफरी मची हुई है। साकू फोन रखते ही तेजी से सुयेन को ढूंढने निकल पड़ता है। इधर ट्रेन के यात्री टीवी पर देश की भयानक हालत की खबर देकर डर जाते हैं। महिला अटेंडेंट जब चीफ अटेंडेंट से कांटेक्ट करने की कोशिश
कोशिश कर रही होती है, तभी वह मरी हुई सी लड़की अचानक खड़ी हो जाती है। सबको दहशत में डालते हुए वह लड़की पूरी तरह जॉम्बी बन जाती है और हमला करने लगती है। चीफ अटेंडेंट मदद के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन जॉम्बी लड़की उसे काट लेती है और बेसबॉल टीम वाले डिब्बे में घुस जाती है। वह बेरहमी से लोगों को काटने लगती है, जिसे देखकर यात्री डर से सिमट जाते हैं। पलक झपकते ही जिन लोगों को काटा जाता है वे भी जॉम्बी बनने लगते हैं और पूरा डिब्बा नरक बन जाता है। शोर सुनकर सुयेन वहां पहुंच जाती है। साकू अपनी आंखों के सामने देखता है कि जॉम्बी लड़की चीफ अटेंडेंट को नोच नोच कर खा रही है और कुछ ही सेकंड में चीफ खुद भी जॉम्बी बनकर साकू की तरफ झपटता है। सुयेन को सामने देखकर साकू फौरन उसे गोद में उठा लेता है और दौड़ पड़ता है, जबकि पीछे जॉम्बियों का एक बड़ा झुंड उनका पीछा करता है। यह हंगामा देखकर सांगहुआ अपनी पत्नी सोनग्यंग से जल्दी बाहर आने को कहता है। बाहर निकलते ही वे देखते हैं कि एक जॉम्बी एक लड़की को काट रहा है। सांगहुआ जब उस लड़की को बचाने जाता है तो जॉम्बी उसकी तरफ मुड़ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर साकू सुयेन को लेकर अगले डिब्बे में घुस जाता है। सांगहुआ एक जॉम्बी को बाथरूम में बंद करने में कामयाब हो जाता है, लेकिन जिसे वह बचाना चाहता था वह लड़की भी जॉम्बी बन जाती है। सांगहुआ अपनी पत्नी से आगे भागने को कहता है और जॉम्बी उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। सब लोग घबराकर ट्रेन के अगले डिब्बे का दरवाजा बंद करने लगते हैं और साकू ठीक सांगहुआ के मुंह पर दरवाजा बंद कर देता है, लेकिन सांगहुआ अपनी ताकत से आखिरी जॉम्बी को एक घूंसा मारकर हटा देता है और आखिरी पल में अपनी पत्नी को लेकर साकू वाले डिब्बे में घुस जाता है। साकू नोटिस करता है कि जॉम्बी दरवाजा खोलना नहीं जानते। साकू समझ जाता है कि जॉम्बी सिर्फ इंसानों को देखते ही हमला करते हैं। सांगहुआ गीले अखबार से ट्रेन के दरवाजे का कांच ढक देता है ताकि जॉम्बी उन्हें देख न सकें। इसके बाद सांगहुआ गुस्से में साकू पर भड़क जाता है, क्योंकि साकू उन्हें छोड़कर दरवाजा बंद करना चाहता था। लेकिन खुदगर्ज साकू जवाब देता है कि इस मुसीबत में दूसरों को बचाना उसकी जिम्मेदारी नहीं है। उनका झगड़ा तब रुकता है जब ट्रेन का ड्राइवर अनाउंस करता है कि ट्रेन उनके आखिरी स्टेशन पर रुकेगी। नौजवान यात्री यंग इंटरकॉम पर बहुत घबराए हुए ड्राइवर को सारी बात बताता है और ट्रेन तुरंत रोकने की गुजारिश करता है, क्योंकि किसी भी पल जॉम्बी उन पर हमला कर सकते हैं। लेकिन ड्राइवर बताता है कि कंट्रोल सेंटर के ऑर्डर के मुताबिक यात्रियों की सुरक्षा के लिए वे तय स्टेशन से पहले ट्रेन नहीं रोक सकते। जब यात्री खिड़की से बाहर देखते हैं तो हालात की भयानक सच्चाई सामने आ जाती है। पूरा स्टेशन जॉम्बियों के कब्जे में है और वे बेबस लोगों पर टूट पड़े हैं। खबरों में बताया जाता है कि पूरे देश में एक भयानक महामारी फैल चुकी है और सरकार बड़े बड़े शहरों को लॉकडाउन कर रही है। सोशल मीडिया पर इन हत्याओं के वीडियो पल भर में वायरल हो जाते हैं। सरकार इमरजेंसी अनाउंस करती है और नागरिकों से अपील करती है कि जब तक सेना हालात काबू में न ले ले वे अपने घरों में ही रहें। इसी दौरान साकू की मां का फोन आता है। कांपती हुई आवाज में वह साकू और सुयेन की सलामती पूछती है। वह साकू से गुजारिश करती है कि वह अपनी पत्नी से फिर से मिल जाए और बेटी का ध्यान रखे। बात करते करते उसकी आवाज बदलने लगती है और एक अजीब सी कराहने की आवाज आने लगती है। साकू समझ जाता है कि उसकी मां भी इस वायरस का शिकार हो चुकी है। जब सुयेन कुछ पूछती है तो साकू यह दिल तोड़ देने वाली सच्चाई उससे छुपा लेता है। ट्रेन के डिब्बों के दरवाजे अच्छी तरह बंद करके यात्री अगले डिब्बे की तरफ बढ़ते हैं। सुयेन बताती है कि उसकी मां का फोन बहुत देर से बंद है। साकू उसे बैठने को कहता है और खुद ट्राई करने की बात कहता है। बूढ़ी बहन इनगिल अपनी बहन जंग गिल को सीट पर बिठाकर खुद खड़ी रहती है। यह देखकर सुयेन विनम्रता से इनगिल को अपनी सीट दे देती है। सांगहुआ ये सब नोटिस करता है। दरवाजे वाली घटना की वजह से साकू अब भी गुस्से में होता है। वह सुयेन से सख्ती से कहता है कि सीट देना गलत था। वह उसे सिखाता है कि ऐसे हालात में अपनी जान बचाने के लिए स्वार्थी होना जरूरी होता है। ट्रेन का ड्राइवर अनाउंस करता है कि ट्रेन डेजन स्टेशन पर रुकेगी, जहां यात्रियों की सेफ्टी के लिए सेना इंतजार कर रही होगी। यात्री यंग फोन पर किसी से बात कर रहा होता है और ट्रेन की एक दूसरी यात्री सोनग्यंग छुप कर सुन लेती है कि सेफ शहरों की लिस्ट में डेजन का नाम ही नहीं है। साकू अपनी बेटी से एक जगह बैठी रहने को कहता है और कॉल करने के लिए दूसरे डिब्बे में चला जाता है। सांगहुआ सुयेन से उसके पिता के पेशे के बारे में पूछता है। जब उसे पता चलता है कि साकू एक फंड मैनेजर है तो वह तंज कसते हुए कहता है कि उसका काम तो खून चूसने जैसा है और इसी वजह से वह इतना स्वार्थी है। साकू उसे गुस्से से घूरता है, लेकिन सुयेन धीमी आवाज में मान लेती है कि सब लोग उसके पापा के बारे में यही कहते हैं। सुयेन का मन अच्छा करने के लिए सांगहुआ उसे चॉकलेट देता है और अपनी पत्नी के पेट में पल रहे बच्चे से मिलवाता है। मजाक में वह खुद को एक गैर जिम्मेदार पिता बताता है, क्योंकि उसने अभी तक बच्चे का नाम नहीं सोचा है। जब सुयेन बच्चे की लात महसूस करती है तो उसका चेहरा खुशी से चमक उठता है। इधर साकू अपने एक ताकतवर क्लाइंट को मदद के लिए फोन करता है। वह क्लाइंट उसे चेतावनी देता है कि डेजन पूरी तरह सेना के कंट्रोल में है और वहां पहुंचते ही सभी यात्रियों को क्वारंटीन कर दिया जाएगा। जब साकू बचने का रास्ता पूछता है तो वह बदले में उसे जिंदगी भर स्पेशल मार्केट टिप्स देने का लालच देता है।
क्लाइंट मान जाता है और सलाह देता है कि वह मेन गेट से न निकलकर ईस्ट गेट से भागे। जब साकू बाहर निकलने की तैयारी कर रहा होता है तो वह उस भिखारी को सीटों के पीछे छुपा हुआ देखता है। थोड़ी देर बाद ट्रेन डेजन स्टेशन पहुंचती है, लेकिन चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा होता है और मदद के लिए सेना का कोई निशान तक नहीं दिखता। ट्रेन रुकते ही यंग हिम्मत करके सबसे पहले बाहर कदम रखता है। उसके बाद साकू, यंग और दूसरे यात्री बहुत सावधानी से ट्रेन से उतरते हैं। दूसरे डिब्बे से बेसबॉल टीम के लड़के भी नीचे उतर आते हैं। ट्रेन का ड्राइवर और एक अटेंडेंट जब जॉम्बी से भरे डिब्बों की तरफ देखते हैं तो यंग उनसे रिक्वेस्ट करता है कि जॉम्बी वाले डिब्बों को ट्रेन से अलग कर दिया जाए और ट्रेन को सीधे बुसान की तरफ रवाना कर दिया जाए। ड्राइवर कंट्रोल सेंटर के ऑर्डर का हवाला देकर हिचकिचाता है, लेकिन यंग जोर देकर कहता है कि उसके पास सीक्रेट इन्फॉर्मेशन है कि डेजन सेफ नहीं है और अब बुसान ही उनका एकमात्र रास्ता है। स्टेशन पर सेना न देखकर ड्राइवर बुसान जाने के फैसले पर राजी हो जाता है, लेकिन वह यंग की स्वार्थी बात मानकर बाकी यात्रियों को छोड़ने से इनकार कर देता है। इधर आम यात्री सुनसान स्टेशन के अंदर से मेन स्क्वायर की तरफ बढ़ते हैं। साकू अपने मतलब के लिए सुएन को लेकर मना किए गए ईस्ट स्क्वायर की तरफ जाने लगता है। सुएन इस रास्ते पर शक जताती है, लेकिन साकू नहीं सुनता। वे देखते हैं कि वह भिखारी भी उनका पीछा कर रहा है। वह बताता है कि उसने साकू की फोन कॉल छुपकर सुनी थी और उसे पता है कि यही बचने का एकमात्र रास्ता है। जब सुएन दूसरों की मदद करने की बात करती है तो साकू उसे रोक देता है और कहता है कि अब सिर्फ अपने बारे में सोचना होगा। गुस्से में सुएन कहती है, तुम बहुत स्वार्थी हो और इसी वजह से मम्मी तुम्हें छोड़कर चली गई। जब यात्री मेन स्क्वायर के पास पहुंचते हैं तो सांगहुआ स्टेशन के सन्नाटे भरे माहौल पर शक जताता है। अचानक वह भिखारी एक मिलिट्री ऑफिसर को देखकर उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। साकू सुएन को एक जगह रुकने को कहकर उस आदमी के पीछे भागता है। उसी पल मेन गेट की तरफ मौजूद यात्री चीख पड़ते हैं। वे देखते हैं कि पूरी सेना जॉम्बी में बदल चुकी है। पलों में ही जॉम्बियों का एक बड़ा झुंड यात्रियों पर टूट पड़ता है और एक एक करके उन्हें नोचने लगता है। इस अफरा तफरी में सांगहुआ किसी तरह अपनी पत्नी के साथ जान बचा लेता है। साकू का क्लाइंट फोन पर उसे बताता है कि स्टेशन नर्क बन चुका है। ठीक उसी वक्त उस घायल ऑफिसर पर जॉम्बियों का झुंड हमला कर देता है। साकू पागलों की तरह सुएन की तरफ दौड़ता है। एक जॉम्बी जब सुएन पर झपटने ही वाला होता है तभी आखिरी पल में सांगहुआ आकर उसे बचा लेता है। सांगहुआ खुद जॉम्बियों को रोकता है और उसकी पत्नी सॉन्ग यंग सुएन को लेकर सेफ साइड की तरफ भागती है। बेसबॉल टीम के लड़के सॉन्ग यंग को ट्रेन के दरवाजे तक पहुंचाने में मदद करते हैं और दूसरों का इंतजार करने लगते हैं। इधर साकू एक जॉम्बी के चंगुल में फंस जाता है और जान बचाने के लिए जूझने लगता है। सांगहुआ बेसब्री से साकू का इंतजार करता है। आखिरकार वह भिखारी साकू की मदद करता है और साकू आखिरी पल में छलांग लगाकर गेट के अंदर घुस जाता है। जब सॉन्ग सुएन को लेकर ट्रेन में चढ़ने की कोशिश कर रही होती है तभी कुछ यात्री गलती से जॉम्बियों से भरा एक डिब्बा खोल देते हैं। ट्रेन का ड्राइवर अपनी सीट पर बैठ जाता है और ट्रेन का कर्मचारी जिन बेचैनी से बाकी लोगों का इंतजार करता है। ठीक उसी समय जब सॉन्ग और दोनों बूढ़ी बहनें ट्रेन के पास पहुंचती हैं, स्टेशन की खिड़कियां टूट जाती हैं और सैकड़ों जॉम्बी प्लेटफॉर्म पर गिर पड़ते हैं। साकू और सांगहुआ यात्रियों को बचाने के लिए गेट बंद रखने की पूरी कोशिश करते हैं। इस अफरा तफरी में एक जॉम्बी बूढ़ी जंग गिल पर टूट पड़ता है, लेकिन वह उसे काबू नहीं कर पाता। जिन और दूसरे कर्मचारी जंग गिल को खींचकर ट्रेन में चढ़ा लेते हैं। सॉन्ग यंग और सुएन भी दूसरे डिब्बे में घुस जाती हैं। अचानक वही भिखारी वहां पहुंच जाता है और सॉन्ग यंग आखिरी पल में उसे भी अंदर खींच लेती है। ये देखकर कि जॉम्बी किसी भी पल दरवाजा तोड़ सकते हैं, यात्री यंग तुरंत ट्रेन छोड़ने का दबाव डालता है, लेकिन जिन थोड़ा और वक्त चाहता है क्योंकि उसके दोस्त अभी बाहर हैं। गिल्ट और घबराहट के बीच आखिरकार अटेंडेंट ट्रेन चलाने का ऑन ऑर्डर दे देता है। एक भयानक लड़ाई के बाद सांगहुआ दरवाजा लॉक कर पाता है और वे चलती ट्रेन की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन जॉम्बी गेट तोड़कर उनके पीछे लग जाते हैं। प्लेटफॉर्म पर पहुंचते ही बेसबॉल टीम के 2 मेंबर जॉम्बियों के चंगुल में फंस जाते हैं। अपने प्यारे दोस्तों की यह हालत देखकर यंग गुक डर से पत्थर का हो जाता है। साकू उसे खींचकर संभालता है। साकू यंग गुक को साथ लेकर आगे बढ़ता है और दोनों मिलकर ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जब सांगहुआ ट्रेन के पास पहुंचता है तो साकू उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है, लेकिन सांगहुआ अकेले ही जॉम्बियों के झुंड से लड़ रहा होता है। एक एक करके जॉम्बियों को गिराने के बाद वह आखिरी पल में साकू का हाथ पकड़ता है और खींचकर ट्रेन में चढ़ जाता है। ट्रेन का ड्राइवर कंट्रोल सेंटर से अपडेट पाता है कि सेना ने बुसान शहर को सेफ कर लिया है और अब शहर पूरी तरह से सेफ है। इधर सॉन्गयंग जब अपने पति सांगहुआ को फोन करने लगती है तो वह भिखारी उसे रोक देता है। उसे समझ आ जाता है कि वे लोग 13 नंबर डिब्बे में फंसे हैं जिसके दोनों तरफ जॉम्बियों का झुंड है। सॉन्गयंग एक खाली बाथरूम देखती है और सबको इशारा करती है। वे चुपचाप अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। एक जॉम्बी जैसे ही सॉन्गयंग पर झपटने वाला होता है, आखिरी पल में उसे अंदर खींच लिया जाता है।
बड़ी मुश्किल से वे अंदर से दरवाजा बंद करते हैं। दूसरे डिब्बे में यात्री धुएं का इस्तेमाल करके ज़ॉम्बियों की नजर भटकाने की कोशिश करते हैं। ड्राइवर अनाउंस करता है कि ट्रेन अब सीधे बुसान जाएगी। यंग गुक का फोन आने पर जिन को थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि उनके कई दोस्त वायरस से इन्फेक्टेड होकर मर चुके हैं तो उसका दिल टूट जाता है। साकू पागलों की तरह अपनी बेटी को ढूंढता फिरता है। आखिरकार उसे फोन पर पता चलता है कि सुएन और सॉन्गयंग 13 नंबर डिब्बे के बाथरूम में फंसी हुई हैं और बाहर ज़ॉम्बियों का तांडव चल रहा है। साकू उन्हें बचाने का फैसला करता है, लेकिन साकू, सांगहवा और यंग गुक 9 नंबर डिब्बे में होते हैं। बीच के 4 ज़ॉम्बी भरे डिब्बों को पार करके 13 नंबर तक कैसे पहुंचा जाए, यही सोचकर वे परेशान हो जाते हैं। यंग गुक बताता है कि 15 नंबर डिब्बे में उसके बाकी दोस्त और कुछ यात्री सेफ हैं। वे एक प्लान बनाते हैं। लड़ते हुए 13 नंबर डिब्बे तक पहुंचेंगे, वहां से सुएन को निकालेंगे और फिर 15 नंबर डिब्बे के सेफ जोन में चले जाएंगे। वे आसपास पड़ी चीजों से अपने हाथों के लिए कवच बना लेते हैं। सांगहवा आगे से लीड करता है, साकू पीछे से कवर देता है और यंग गुक बीच में रहकर मदद करता है। ट्रेन जैसे ही एक टनल में घुसती है, वे हिम्मत करके ज़ॉम्बियों के सामने कूद पड़ते हैं। गजब की ताकत के साथ सांगहवा खाली हाथों से ही ज़ॉम्बियों को ढेर करता जाता है। शानदार टीम वर्क से साकू आगे बढ़कर दरवाजा खोलता है और वे अगले डिब्बे में घुस जाते हैं। यंग गुक भी बहादुरी से आखिरी ज़ॉम्बी को गिराकर दूसरी तरफ पहुंचता है, लेकिन अगले डिब्बे में घुसते ही यंग गुक सन्न रह जाता है। वहां उसे अपने ही इन्फेक्टेड दोस्त दिखते हैं। वह कुछ नहीं कर पाता, लेकिन सांगहवा बिना किसी दया के लड़ाई जारी रखता है। साकू एक बेसबॉल बैट उठाकर सांगहवा की मदद के लिए कूद पड़ता है। यंग गुक डर से जड़ हो जाता है, मगर साकू और सांगहवा ज़ॉम्बियों से भयानक जंग में भिड़ जाते हैं। ठीक जब वे ज़ॉम्बियों के दबाव में कुचले जाने वाले होते हैं, तभी ट्रेन एक और टनल में घुस जाती है। अचानक अंधेरे में ज़ॉम्बी घबरा जाते हैं और भटकने लगते हैं। साकू नोटिस करता है कि ज़ॉम्बी अंधेरे में देख नहीं पाते, वे सिर्फ आवाज की तरफ दौड़ते हैं। साकू अकत्ल लगाकर एक बैट से शोर करता है, जिससे ज़ॉम्बी दूसरी ओर भाग जाते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर वे तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। टनल से बाहर निकलने के ठीक पहले वे फिर ज़ॉम्बियों के हमले का शिकार होते हैं, लेकिन मुश्किल से बच जाते हैं। इसके बाद साकू अगले डिब्बे के ज़ॉम्बियों को देखकर एक नई प्लान बनाता है। साकू तुरंत सॉन्गयंग का फोन लेता है और अगले सुरंग के लिए इंतजार करता है। जैसे ही ट्रेन अंधेरे में डूबती है, वे रेंगते हुए अगले डिब्बे में घुसते हैं और सीट के नीचे छिप जाते हैं। साकू बहुत ही सावधानी से फोन स्लाइड करता है और ज़ॉम्बियों को उल्टी दिशा में भेज देता है। फिर उस नंबर पर कॉल करता है। जैसे ही फोन की रिंगटोन बजती है, सारे ज़ॉम्बी आवाज की तरफ दौड़ पड़ते हैं और साकू की टीम सेफली अपने गंतव्य की ओर बढ़ जाती है। साकू की चतुराई से ज़ॉम्बी ध्यान भटकाने में लगे रहते हैं, जिससे वे बिना परेशानी के डिब्बा पार करके आखिरकार उस बाथरूम के पास पहुंच जाते हैं। प्रियजन पाए जाने पर सबको राहत की सांस मिलती है। अगले टनल के ठीक पहले वे एक खाली बाथरूम में घुस जाते हैं। वहां सांगहवा साकू से कहता है कि उसे माफी दिखानी चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी और बेटी की वजह से सुएन आज सेफ है। साकू यह बात टालते हुए बताता है कि अगले टनल में घुस जाते में अब सिर्फ 2 मिनट बाकी हैं। यंग गुक जिनको मैसेज भेजता है कि वे सब मिलकर 15 नंबर डिब्बे की तरफ जा रहे हैं। जिन खुशी में यह खबर सबको बताता है, लेकिन यंग तुरंत विरोध जताता है। यंग तर्क करता है कि ज़ॉम्बी डिब्बे पार करने के बाद कोई गारंटी नहीं कि वे इन्फेक्टेड नहीं हैं। जिनकी भावनात्मक अपील के बावजूद बाकी यात्री यंग के पक्ष में खड़े होते हैं और साकू की टीम को अंदर आने नहीं देते। ट्रेन जब फिर अंधेरे में घुस जाते हैं तो साकू और सांगहवा चुपचाप सबको बाथरूम से बाहर निकालते हैं। सामने ज़ॉम्बियों के बड़े झुंड को देखकर वे एक नई रणनीति अपनाते हैं। वे सीटों के ऊपर लगेज रखने की जगह पर चढ़ जाते हैं और चुपचाप रेंगते हुए आगे बढ़ते हैं। साकू आखिरी पंक्ति में एक बैग देखता है और उसे बहुत दूर फेंक देता है। आवाज के प्रभाव से सारे ज़ॉम्बी उस तरफ दौड़ जाते हैं। साकू और सांगहवा धीरे धीरे सबको नीचे उतरने में मदद करते हैं और बहुत सावधानी से 15 नंबर डिब्बे की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन उतरते समय वही भिखारी फिसलकर जोर से गिरता है। साकू उसे मदद करने आगे बढ़ता है, लेकिन तभी टनल खत्म हो जाती है और चारों तरफ रोशनी फैल जाती है। सब जहां थे वहीं छिप जाते हैं। एक पल के बाद साकू भिखारी को दौड़ने का इशारा करता है, लेकिन दौड़ते समय उसका पैर एक सोडा कैन पर पड़ता है। कैन की जोरदार आवाज सुनकर ज़ॉम्बी तुरंत उनकी ओर मुड़ते हैं। अब कोई विकल्प न देखकर वे जान बचाने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ते हैं और पीछे पीछे ज़ॉम्बियों का विशाल झुंड उनका पीछा करता है। वे किसी तरह दरवाजे के अंदर घुस तो जाते हैं, लेकिन एक ज़ॉम्बी दरवाजे में फंस जाता है। सांगहवा पूरी ताकत से दरवाजा बंद करने की कोशिश करता है। इधर यंग गुक और साकू बेताब होकर 15 नंबर डिब्बे का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वह अंदर से बंद था। यंग गुक जब जिन को फोन करता है तो पता चलता है कि यंग और बाकी यात्री अंदर से दरवाजा मजबूती से बंद कर चुके हैं और यात्री यंग ने जोर से जिन का मुंह दबा रखा है ताकि वह मदद न कर सके।
सांग हुआ को खतरे में देखकर साकू उसकी मदद के लिए आगे बढ़ता है और बेसबॉल बैट से जॉम्बियों को रोकने की कोशिश करता है। अफरा तफरी के चरम क्षण में एक जॉम्बी सांग हुआ के हाथ में काट देता है। यह देखकर साकू डर से जम सा जाता है। बहुत कोशिश के बाद यंग गुक दरवाजा तोड़ने में सफल होता है, लेकिन अंदर मौजूद यंग अगले दरवाजे को मजबूती से बंद कर देता है। दरवाजा खोलने की कोशिश करते समय यंग गुक का हाथ डिब्बे के दरवाजे में फंस जाता है। यंग और उसके साथी अंदर से बाधा डालते रहते हैं, जिससे एक भयानक धक्का मुक्की शुरू हो जाती है। वहीं साकू और सांग हुआ अभी भी ज़ॉम्बियों से लड़ रहे होते हैं। बूढ़ी जंग गिल देखती हैं कि उसकी बहन इन गिल अभी भी बाहर है और यंग गुक के साथ अंदर घुसने की कोशिश कर रही है। वह जल्दी से जिन के पास जाती हैं और यंग की टीम के खिलाफ लड़ाई शुरू करती है ताकि साकू और साथी अंदर घुस सकें। सॉन ग्यंग जब अपने पति सांग हुआ की तरफ बढ़ना चाहती है तो सांग हुआ उसे मजबूती से पीछे रहने को कहते हैं। वह समझ जाता है कि उसके शरीर में इन्फेक्शन फैल रहा है और समय कम है। सांग हुआ चिल्लाकर साकू से कहता है कि वह अपनी पत्नी को लेकर चले जाए। साकू शुरू में उसे छोड़ने को राजी नहीं होता, लेकिन सांग हुआ अडिग रहता है और साकू से शपथ लेता है कि वह उसकी पत्नी और आने वाले बच्चे की रक्षा करेगा। इस इमोशनल पल में साकू आखिरकार सांग हुआ से उस दरवाजे की घटना के लिए माफी मांगता है। भारी मन से साकू सॉन ग्यंग को खींचता है। विदाई के समय सांग हुआ अपनी पत्नी की ओर देखता है और बताता है कि उन्होंने उनके बच्चे का नाम सियो युन रखा है। ठीक उसी पल ज़ॉम्बी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस आते हैं। साकू सॉन ग्यंग को लेकर सेफली भाग जाता है। अपनी आखिरी ताकत लगाकर सांग हुआ ज़ॉम्बियों का रास्ता रोकता है ताकि वे दूसरों को न छू सकें। साकू और बाकी लोग मिलकर 15 नंबर डिब्बे का दरवाजा खोलने की आखिरी कोशिश करते हैं। सांग हुआ ने आखिरी पल तक ज़ॉम्बियों को रोका, लेकिन इसके बाद वह पूरी तरह से ज़ॉम्बी में बदल जाता है। साकू जल्दी से सॉन्ग यंग और सुयेन को अंदर खींच लेता है, लेकिन बूढ़ी इन गिल अपनी बहन जंग गिल और दूसरों को बचाने के लिए खुद को बलिदान करने का कठिन फैसला करती है और अंदर न जाकर बाहर ही रुक जाती है। साकू दरवाजा बंद कर देता है और इन गिल को छोड़ने के लिए मजबूर होता है। गुस्से में साकू यंग पर झपट पड़ता है और उसे एक जोरदार मुक्का मारता है। साकू चिल्लाते हुए कहता है कि यंग की स्वार्थी सोच की वजह से सांग हुआ और इन गिल मर गए, लेकिन यंग को कोई पछतावा नहीं होता। वह मानता है कि अब सिर्फ अपनी जान बचाना ही उसका एकमात्र काम है। 15 नंबर डिब्बे के यात्री आपस में चर्चा करके तय करते हैं कि वे साकू के साथ नहीं रहेंगे। उन्हें शक होता है कि साकू भी इन्फेक्टेड हो सकता है, इसलिए उन्हें जबरदस्ती अगले डिब्बे में भेज दिया जाता है। जिन उन निर्दयी लोगों के साथ रहने से इनकार कर देता है और यंग गुक के साथ साकू की टीम में शामिल हो जाता है। वे अगले डिब्बे में जाकर कपड़े से दरवाजा मजबूती से बांध देते हैं। वहीं बूढ़ी जंगिल ट्रेन के शीशे से अपनी ज़ॉम्बी हुई बहन की तरफ देखती हैं। वह अपनी बहन की इस निस्वार्थ परोपकार को ही उसकी मौत का कारण मानती हैं। स्वार्थी यात्रियों से कड़ी बदला लेने के लिए जंग गिल अचानक डिब्बे का दरवाजा खोल देती है। यंग उन्हें रोकने से पहले ही एक झुंड भूखे ज़ॉम्बी अंदर घुस आते हैं और पूरे यात्री समूह को नोच खसोट कर देते हैं। इसी बीच ट्रेन का ड्राइवर कंट्रोल रूम से कांटेक्ट करता है और बताता है कि वे बुसान के पास पहुंच गए हैं। सुयेन अपने पिता को गले लगाकर रो रही थी। साकू उसे आश्वस्त करता है कि अब वह उसे कभी खतरे में नहीं छोड़ेंगे और आज ही उसे उसकी माँ के पास पहुंचा देंगे। साकू बाथरूम जाकर खुद को साफ करने लगता है। तभी उसके सहायक किम का फोन आता है। किम रोते हुए एक भयानक सच खोल देते हैं। वह बताते हैं कि यह वायरस कोई दुर्घटना नहीं थी, यह उसी केमिकल कंपनी के मालिक की बदला लेने की प्लान थी। साकू ने पहले उस कंपनी के शेयर बेच दिए थे, जिससे मालिक को भारी नुकसान हुआ और उसने इस वायरस को फैलाने का निर्णय लिया। यह सुनकर साकू टूट जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि इस आपदा के पीछे उसका खुद का भी हाथ था। अपराध बोध से टूटे हुए साकू जब रो रहे थे, तभी ट्रेन का ड्राइवर अचानक ब्रेक लगाता है। लाइन पर रखे कंटेनरों से टकराने से ठीक पहले ट्रेन रुक जाती है। ड्राइवर घोषणा करता है कि आगे का रास्ता बंद है, इसलिए वह उतरकर किसी दूसरी ट्रेन की तलाश करेंगे जिससे बुसान जाया जा सके। वह यात्री को बाएं तरफ के आखिरी ट्रैक पर जाने के लिए कहता है। यंग और ट्रेन की वह अटेंडेंट ज़ॉम्बी हमले से बचकर लौट चुके थे और ड्राइवर की बात सुनते हैं। ड्राइवर सावधानी से उतरकर पास के एक इंजन में घुस जाते हैं, लेकिन देखता है कि वह पूरी तरह ज़ॉम्बियों से भरा है। वह जल्दी बाहर निकलता है और दरवाजा बंद कर देता है। साकू सभी को सतर्क रहने की सलाह देते हुए ट्रेन से उतरते हैं। ज़ॉम्बियों से भरे ट्रेन के बीच से वे बेहद सावधानी से आगे बढ़ते हैं। वहीं बाथरूम में छुपा यंग उस अटेंडेंट से झूठ बोलता है कि बाहर सब सेफ है। जैसे ही अटेंडेंट बाहर निकलता है, यंग उसे ज़ॉम्बियों की ओर धक्का देकर फेंक देता है और खुद भाग जाता है। ड्राइवर अंततः एक चालू इंजन खोज लेता है
और उसे बाएं ट्रैक पर ले आता है। उसी समय एक जलती हुई ट्रेन साखू की ओर दौड़ती है। कुछ समझ पाते उससे पहले जलती ट्रेन सामने वाले ट्रेन से जोर से टकरा जाती है और चारों तरफ घना धुआं फैल जाता है। दुर्घटना के कारण यंग गुक और जिन अपनी टीम से अलग हो जाते हैं। वे एक ट्रेन में शरण लेते हैं, लेकिन उसका दरवाजा लॉक था। यंग गुक दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, तभी यंग पीछे से आकर जिन को एक जॉम्बी के सामने धक्का देकर फेंक देता है और यंग गुक को अकेला छोड़कर खुद खिड़की से भाग जाता है। यंग गुक जॉम्बी को ट्रेन से फेंक देते हैं, लेकिन देखते हैं कि जिन इन्फेक्टेड हो चुकी है। रोते हुए यंग गुक उसे गले लगाते हैं और जॉम्बी बन चुकी जिन उन्हें काट देती है। दूसरी ओर साखू होश में आते हैं और देखते हैं कि सब लोग एक ट्रेन के नीचे फंसे हैं और जॉम्बी खिड़की तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। साखू एक संकरी जगह पाते हैं और खुद निकलकर दूसरों की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रेन का एक भारी हिस्सा गिर जाता है और रास्ता लगभग बंद हो जाता है। साखू मलबा हटाने की कोशिश कर रहे होते हैं, तभी जॉम्बी खिड़की तोड़ते हैं। इस बार भी वह विक्री निस्वार्थ रूप से जॉम्बियों को रोकता है ताकि सुयेन और सॉन्गयंग भाग सकें। साकू उन्हें एक एक कर निकालते हैं, लेकिन विक्री खुद को बलिदान कर देता है ताकि वे जीवन पा सकें। कुछ 100 जॉम्बी उनके पीछे दौड़ते हैं। जंगली जानवरों की तरह पीछा करने वाले जॉम्बियों से बचने के लिए साकू, सुयेन और सॉन्गयंग मौत को मात देते हुए दौड़ते हुए चलती इंजन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। वे किसी तरह चढ़ जाते हैं, लेकिन एक झुंड जॉम्बी ट्रेन के पीछे झूल जाते हैं। साकू जान जोखिम में डालकर जॉम्बियों को लात मारकर ट्रेन से फेंक देते हैं और अंततः वे मौत से बचे रहते हैं। फिर साकू ड्राइवर के केबिन की ओर जाते हैं, लेकिन वहां उन्हें इन्फेक्टेड यंग दिखाई देता है। यंग पूरी तरह जॉम्बी बनने से पहले साकू से बचने की गुहार लगाता है, लेकिन तुरंत ही वह हिंस्र होकर साकू पर हमला कर देता। साकू और यंग के बीच लड़ाई शुरू होती है। साकू किसी भी हाल में उन्हें सन यंग और सुएन के पास पहुंचने नहीं दे रहे थे। लड़ाई के एक मोड़ पर जॉम्बी यंग साकू के हाथ में काट देता है। साकू समझ जाते हैं कि उनका समय खत्म हो गया है। वह खुद को यंग के साथ ट्रेन के पीछे श्रृंखला से बांध लेते हैं और यंग को लेकर ट्रेन से नीचे कूदते हैं। हालांकि साकू खुद ट्रेन पर वापस पहुंच जाते हैं, यंग नीचे गिर जाता है। साकू महसूस करते हैं कि उनके शरीर में जहर फैल रहा है। वह जल्दी से सन यंग और सुएन को केबिन में ले जाते हैं और सन यंग को ट्रेन रोकने का लीवर दिखाते हैं। ये फिल्म का सबसे दिल दहला देने वाला सीन था। साकू सुएन से कहते हैं कि वह यहीं रहेंगे और बुसान पहुंचने पर सेना उसे उसकी माँ के पास ले जाएगी। सुएन रोते रोते अपने पिता को गले लगाती है, लेकिन साकू खुद को अलग कर ट्रेन के पीछे की तरफ चले जाते हैं। साकू की आंखों में आंसू हैं, लेकिन मन में शांति है। जब वह जॉम्बी बन रहे होते हैं, तब उन्हें सुएन के जन्मदिन की याद आती है। सान हवा और सुएन से किए वादे को निभाते हुए वह मुस्कान के साथ चलती ट्रेन से नीचे कूदते हैं। अंततः सम यंग और सुएन बुसान स्टेशन पहुंचते हैं। स्टेशन के टनल में घुसने समय विपरीत तरफ खड़े सैनिक उन्हें देख लेते हैं। ये सुनिश्चित किए बिना कि वे इन्फेक्टेड हैं या नहीं, सैनिकों को उन्हें गोली मारने का आर्डर दिया जाता है। ठीक उसी समय सुएन रोते रोते अपने पिता के लिए वह गीत गाना शुरू कर देती है जो उसने स्कूल के कार्यक्रम में गाना चाहा था। गीत सुनकर सैनिक समझ जाते हैं कि वे जॉम्बी नहीं हैं, बल्कि इंसान हैं। वे तुरंत उन्हें बचाने के लिए दौड़ते हैं। इस तरह अनगिनत त्याग और आंसुओं के बीच सिर्फ सम यंग और सुएन के बचकर लौटने के साथ कहानी यहीं खत्म होती है